हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज हाजिर हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। इसमें हम लोग 1 से 9 जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देखेंगे। दोस्तों, दिसंबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स का मंथली वीडियो डाल दिया गया है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़ जाइए। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार का आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। 6 अखबारों का निचोड़ आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट खबरों को दे देता है, और इसमें दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल किया जाता है 6 अखबारों का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है आपके लिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किस जिले में गंडक नदी के किनारे बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, गोपालगंज जिले में गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाने की योजना है। इसके लिए वन विभाग ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। फरवरी 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की टीम कार्य योजना बनाने आएगी। गोपालगंज दोस्तों थावे मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गोपालगंज जिले का लिंगानुपात बिहार की 918 की तुलना में लगभग 1021 है। ठीक है दोस्तों, बिहार में गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है। गोपालगंज जिले की साक्षरता दर 53.98% है, जबकि पुरुष साक्षरता 62.63 और महिला साक्षरता 45.51 है। गोपालगंज का कुल क्षेत्रफल 2033 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व 1260 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार खेती के लिए बिजली देने के मामले में पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, बिहार में जो खेती होता है वहाँ पर कितने घंटे बिजली उपलब्ध कराता है, उस मामले में दोस्तों बिहार जो है पूरे देश भर में चौथे स्थान पर आया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए 22 घंटे तक बिजली मिल रही है, जबकि छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना किसानों को 24 घंटे बिजली दे रहा है। बिहार में 88.7% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। इसके कारण यहाँ के लोगों का मुख्य साधन खेती ही है। वित्त वर्ष 2024-25 में 1.5 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने पूरा कर लिया है। किसानों को बिहार में मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 363 किलोवाट आवर है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई जल जीवन हरियाली मिशन के कारण बिहार का हरित आवरण या हरियाली क्षेत्र प्रतिशत करिए बढ़कर दोस्तों 2025 में कितना हो गया है? तो दोस्तों 17%। 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई जल जीवन हरियाली मिशन के कारण बिहार की हरियाली क्षेत्र प्रतिशत 2025 में बढ़कर 17% हो गई है। बिहार सरकार ने हरियाली क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर के 33% पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बिहार के किस जिले में पहला टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने पर्यटन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है और करीब 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस पार्क के निर्माण से प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्वविख्यात भी रहा है। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के कई परिवारों के रोजी रोटी का स्रोत है। भागलपुर में तैयार सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। बिहार के किस जिले में 293 एकड़ जमीन पर बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों वैशाली जिले में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने वैशाली जिले में आमस दरभंगा रोड के किनारे 1293 एकड़ भूमि पर बड़े औद्योगिक पार्क के निर्माण की घोषणा की है। इस पार्क के बनने से राज्य में हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने वैशाली जिलों को 276 करोड़ 80 लाख रुपए की सौगात दी है। वैशाली के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। एनसीईआरटी की ओर से भोपाल में आयोजित मूर्ति कला राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार की किस छात्रा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों नेहा कुमारी ने।
एनसीईआरटी की ओर से भोपाल में आयोजित 3D मूर्तिकला राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार की नेहा कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नेहा कुमारी को पुरस्कृत किया है। बिहार के किस जिले में स्थित करमचट डैम को इको टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा? तो दोस्तों कैमूर और रोहतास जिले में लगभग फैला हुआ है, ज्यादातर एरिया इसका कैमूर में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने सहरसा जिले में मत्स्य गंधा झील और कैमूर जिले में करमचट डैम को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने के लिए 147 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र हैं। बिहार के किस जिले की 3 कलाकार 26 जनवरी 2025 की नई दिल्ली गणतंत्र दिवस के परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होगी? तो ये तीनों दोस्तों मधुबनी की कलाकार हैं। बिहार के मधुबनी जिले की 3 कलाकार 26 जनवरी 2025 की नई दिल्ली गणतंत्र दिवस के परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इनमें दोस्तों पद्मश्री सुभद्रा देवी, पद्मश्री शांति देवी तथा नेशनल अवार्डी महानमा देवी शामिल होंगी। इसके साथ बेतिया की बेटी जाह्नवी कुमारी राष्ट्रपति द्रौपदी की सलामी में शामिल होंगे। फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु बिहार के किस व्यक्ति को ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पंडित शंभुनाथ झा को फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु बिहार के गोल्ड मेडलिस्ट पंडित शंभुनाथ झा को ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में आयोजित विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 का क्रिकेट का खिताब बिहार ने किस टीम को हराकर जीत लिया? तो दोस्तों त्रिपुरा को। उड़ीसा में आयोजित विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 का क्रिकेट का खिताब बिहार ने त्रिपुरा को हराकर जीत लिया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने किस जिले में स्थित गिद्धौर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों जमुई जिले में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जमुई में स्थित गिद्धौर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये बातें उन्होंने राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के समय कही हैं। हाल ही में जमुई में स्थित नागी और नकटी पक्षी को रामसर स्थल के रूप में मान्यता भी मिली है। बिहार में अब 3 रामसर स्थल हो गया है। बिहार का पहला रामसर स्थल बेगूसराय का कांवर झील है। 10 से 12 जनवरी तक दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में बिहार के किस जिले की रहने वाली चंदा देवी तथा सिमरन का चयन हुआ? तो दोनों दोस्तों ये सारण जिले की रहने वाली हैं। बिहार के किस जिले में स्थित विक्रम में नहर किनारे 2 मेगावाट का सौर परियोजना कार्य प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में स्थित विक्रम में नहर किनारे 2 मेगावाट का सौर परियोजना कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों नवादा जिले के फुलवरिया में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना शुरू की गई है। सबसे पहली बिहार की फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना दरभंगा के कादिराबाद में शुरू की गई थी। कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ देश की सबसे बड़ी भंडारण परियोजना का कार्य भी शुरू हो गया है। 2024 में राज्य की अधिकतम बिजली आपूर्ति 8005 मेगावाट तक पहुंच गई है। 2024 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 363 किलोवाट हावर तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में उपभोक्ताओं को 15,343 करोड़ रुपए का विद्युत अनुदान दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2024 में बिहार को तेजी से आगे बढ़ने वाले श्रेणी में रखा गया है। अचीवर श्रेणी में दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश है, जबकि वही आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों को तेजी से बढ़ने वाले वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकांक्षी श्रेणी में केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर बढ़कर लगभग 66,828 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपये हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 59,244 थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति स्थिर मूल्यों पर आय 36,333 हो गई है।
जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 33,763 थे। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47 है, जो राष्ट्रीय दर से 5% अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की विकास दर 9.60% दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत कब की है? तो 2 जनवरी 2025 को। बिहार में अवैध तरीके से खनन कर राजस्व की चोरी करने वालों के बारे में सूचना देने वालों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई थी। इसके तहत अब पुरस्कार दिया जाने लगा है। 2 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारी योद्धाओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सरकार की योजना के तहत ट्रैक्टर के बारे में सूचना देने वालों योद्धाओं को 5,000 और ट्रक की सूचना देने वाले योद्धाओं को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल आदि मौजूद थे। बिहार में आरा, बीटा और सारण के डोरीगंज इलाकों में कई बार अवैध तरीके से खनन से खबरें आती रही हैं। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली है। उनको शपथ पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के पहले राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन थे, जबकि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? तो 277 ग्राम। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 277 ग्राम हो गई है। देश में दूध उत्पादन के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है। बिहार का कुल उत्पादन दूध उत्पादन 2023-24 के दौरान 128 लाख टन रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 471 ग्राम है। भारत में सबसे अधिक दूध की उपलब्धता पंजाब में 1238 ग्राम है। विश्व में सबसे अधिक दूध की उपलब्धता न्यूजीलैंड में 9,773 ग्राम है। मुंगेर के रहने वाले किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय लॉन बॉल्स में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों चंदन कुमार सिंह ने। 26 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों को पदक जीतने का सिलसिला जारी है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन बिहार के चंदन कुमार सिंह ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। इससे पहले बिहार के जमील अहमद ने भी अंडर 25 में कांस्य पदक जीता। वहीं सीनियर विमेंस फोर्म में भी अनामिका कुमारी, पायल प्रीति सिंह, खुशबू कुमारी और निकहत खातून ने कांस्य पदक जीता था। पाटलिपुत्र खेल परिषद में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता का बालक और बालिका वर्ग का खिताब बिहार टीम ने जीत लिया है। बिहार किलकारी के किस छात्र का चयन अमेरिका के सेंट्रल मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी मिसौरी फिल्म निर्माण की में पढ़ाई के लिए हुआ? तो दोस्तों आर्यन का। इस पढ़ाई के लिए विदेश मंत्रालय 40,000 रुपये महीना आर्यन को प्रदान करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया दोस्तों? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि धीमी होकर 6.4% होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 24 में 8.2% से कम है। यह 4 वर्षों में सबसे कम विकास दर है, जो भारत में आर्थिक गति में मंदी को दर्शाता है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो दोस्तों इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह घोषणा 2025 के लिए ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील द्वारा की गई। जोहान्सबर्ग में आयोजित 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मौजूदा सदस्यों द्वारा इंडोनेशिया की सदस्यता को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में ब्रिक के रूप में हुई थी। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, जो रूस के कजान में आयोजित किया गया था। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है, आधारशिला रखी है? तो दोस्तों नई दिल्ली में पीएम मोदी ने 5 जनवरी 2025 को रोहिणी नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। यह नई सुविधा जो 2.92 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी
और लगभग 187 करोड़ की लागत से बनाई जा रही। इसका उद्देश्य आयुर्वेद में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ओम बिरला ने। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों में मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। भारत की महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजया रहाटकर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल जिसका नाम तेजस्विनी है ने पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जो राज्य के विभिन्न शहरों का भ्रमण करेगी। यह मशाल रिले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यहाँ 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? दोस्तों तो हनोई को। वियतनाम की राजधानी हनोई को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इस खतरनाक स्थिति की पुष्टि एयर विजुअल और IQ एयर के आंकड़ों से हुई, जिसमें बताया गया कि हवा में PM 2.5 कणों की सांद्रता काफी हद तक पहुंच गई है, जो सुनिश्चित रूप से ऊपर है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो दोस्तों उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह पहल रामायण वाटिका के पहले के निर्माण का अनुसरण करती है। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है? तो दोस्तों रमेश चंद की अगुवाई में। केंद्र सरकार ने हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने और उत्पादन मूल्य सूचकांक पर स्विच करने के लिए एक रोड मैप का सुझाव देने के लिए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल के गठन की घोषणा की है। इसकी स्थापना थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करने के लिए की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों 4 एथलीटों को। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2050 के लिए खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 प्रतिष्ठित एथलीटों गुकेश टी शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया है, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फुट की तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ती है, जो इस क्षेत्र में पर्यटन बुनियादी ढांचों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हाल ही में CRPF का महानिदेशक बितुल कुमार को बनाया गया है। बितुल कुमार को 31 दिसंबर 2024 से प्रभावी रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीत लिया? दोस्तों तो पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण में जीत हासिल की है। 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के GMC बालयोगी स्टेडियम में फुटबॉल के संतोष ट्रॉफी में आयोजित फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार यह खिताब जीत लिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से नामक पुस्तक का आधिकारिक तौर पर 2 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया। यह प्रकाशन जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के ऐतिहासिक आख्यान में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो इसके समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक संबंधों और युगों से चली आ रही निरंतरता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारतीय नौसेना के किस नए गाइडेड मिसाइल युद्धपोत ने 7 जनवरी 2025 को अपनी पहली विजिट पूरी कर ली है?
तो आईएनएस तुसील ने भारतीय नौसेना के सबसे नए गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तुसील ने 7 जनवरी 2025 को अपनी पहली पोर्ट विजिट पूरी कर ली है। आईएनएस तुसील भारत का सबसे लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह तथा भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2024 को सीबीआई का डेवलप किया हुआ कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत पोल। गृह मंत्री अमित शाह ने आज 7 जनवरी 2025 को सीबीआई का डेवलप किया हुआ भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। अमित शाह ने कहा कि भारतीय एजेंसियां भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पोर्टल की मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इस इवेंट के दौरान अमित शाह ने 35 सीबीआई ऑफिसर को उनकी सर्विस के लिए पुलिस मेडल भी दिया है। भारत पोल पोर्टल की मदद से भारत की जांच एजेंसियां विदेश एजेंसियों और इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेंगी। सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। पीएम मोदी ने 6 जनवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में रेलवे के 69वें डिवीजन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों जम्मू में। पीएम मोदी ने 6 जनवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू के नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। जम्मू देश का 59वां डिवीजन होगा। अब तक ये उत्तर रेलवे जोन के फिरोजपुर में आता था। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी है। अभी देश में कुल 17 जोन और 68 डिवीजन है। जम्मू रेल डिवीजन में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक को कवर किया जाएगा। वही चारलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन तेलंगाना के मेडिकल मालकाजगिरी जिले में स्थित है, जिसमें करीब 413 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन का निर्माण किया गया है। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव देवजीत सैकिया बने हैं। बीसीसीआई के अंतरिम सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ही बोर्ड के अगले सेक्रेटरी होंगे। देवजीत सैकिया 2019 से बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। आईसीसी प्रमुख जय शाह हैं, जबकि बीसीसीआई प्रमुख रोजर बिन्नी हैं। 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण है। इस दौरान जीवंत प्रस्तुति और प्रदर्शनियों के जरिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सरकारी अधिकारी, ग्रामीण उद्यमी, शिल्पकार और अलग अलग क्षेत्रों के स्टेक होल्डर्स सामूहिक रूप से ग्रामीण बदलाव के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को शुभारंभ किया। इस कांग्रेस में भारत के विभिन्न राज्यों से 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और मेंटर्स भाग लेंगे। इसके अलावा गल्फ देशों जैसे बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब से भी बाल वैज्ञानिक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस वर्ष का मुख्य विषय स्वास्थ्य और कल्याण के पारिस्थितिकी तंत्र को समझना है। इस दौरान चंद्रयान मिशन, रोबोटिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, वाटर रिकवरी, पर्यावरण पर आधारित प्रदर्शनी और लोकगीत जैसे कई आकर्षक आयोजन होंगे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत 1913 में हुई थी। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित एक मंच है। चीन में कोरोना जैसा कौन सा नया वायरस फैला है? तो उसका नाम दोस्तों HMPV है। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है, जो कि एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, खासतौर पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर देखा जा रहा है। चीन के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है। HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी, जब एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO का कार्यभार भुवनेश कुमार को मिला है। IAS ऑफिसर भुवनेश कुमार ने 1 जनवरी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का कार्यभार संभाल लिया है। भारत तथा किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 31 दिसंबर
2024 से शुरू हुआ है। भारत और नेपाल सेना के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण 31 दिसंबर से शुरू हुआ। सूर्य किरण संयुक्त सैन्याभ्यास नेपाल के सलझंडी में चल रहा है। यह 13 जनवरी तक चलेगा। सूर्य किरण युद्धाभ्यास का यह 18वां संस्करण है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 334 जवानों की एक टुकड़ी हिस्सा ले रही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है। ओएनओएस का मकसद हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स तक पहुंच बढ़ाना है। इससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए 30 से ज़्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ओएनओएस का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यह रहा 1 से 9 जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।